मैंने देखा कि मैं वाई एक्सिस में भी चला गया हूँ, लेकिन मैं तितली तक नहीं पहुँचा। इसका मतलब है दो कोऑर्डिनेट्स काफ़ी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल, आपका फिजिक्स टीचर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट रिपीटेड एंड कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज को। इस एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज करें कि हमारे पास एक बैग है और इस बैग को कहीं लेके जाना है, तो कहीं लेके जाने के लिए हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। हम फोर्स तो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारी लगाई गई फोर्स इस टाइम दो काम करेगी। एक तो इस बैग को आगे को लेके जाएगी एक्स एक्सिस में, और दूसरा हमारी लगाई गई फोर्स जो है इस बैग को ऊपर को भी उठाएगी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारी लगाई गई फोर्स का एक्स एक्सिस में कितना इफेक्ट है, या हमारी फोर्स का कितना पार्ट जो है वो इसे एक्स एक्सिस में लेके जा रहा है, और हमसे ये पूछा जाए कि हमारी लगाई गई फोर्स का वाई एक्सिस में कितना इफेक्ट है, या हमारी लगाई गई फोर्स का कितना पार्ट जो है इस बैग को ऊपर को उठा रहा है, तो इस तरह की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने वेक्टर के पार्ट्स बना लेते हैं। वो पार्ट्स जो हमें बताएं कि हमारे किसी वेक्टर का किसी एक डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, उन पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसी चीज को हम डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा रहे हैं और हमारी फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस में है, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स से, और इस एफ एक्स को या इसके इस कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरह हमारी लगाई गई फोर्स का जो वाई एक्सिस में इफेक्ट है, उस इफेक्ट को, उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई से, और इसका नाम है वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ मैंने सिचुएशन को आसान करने के लिए फोर्स की एग्जांपल ली है, लेकिन ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। अगर वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स और वाई कंपोनेंट होगा ए वाई। अगर हमारे पास वेक्टर बी हो तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट होगा बी एक्स और वाई कंपोनेंट होगा बी वाई। कोई भी वेक्टर हो सकता है। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो ये है, वेक्टर मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेक्टर जो है वो एक एंगल थीटा बनाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंपोनेंट्स के बाद बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। सपोज करें कि हमारे पास ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर के दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास आ जाता है ए एक्स या एक्स कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास आ जाता है ए वाई या वाई कंपोनेंट। तो यहाँ भी हमारे पास एक वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर देखा जाए तो ये दो वेक्टर जो हैं इनके दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी बात करें तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान एंगल 90 है। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 का एंगल हो, या ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे कि वेक्टर ए बराबर है ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास असल वेक्टर ए आ जाएगा। और इस ए एक्स का जो फार्मूला है, ए एक्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दी जाए और वेक्टर ए जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल हमें दिया जाए, तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज ऐड करके उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर ए वाई को फाइंड आउट करना है तो फार्मूला आता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कोस आएगा, जबकि वाई कंपोनेंट के केस में साइन आएगा। और अगर हमें इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ए के ऊपर जो एरो है उसको हटा देंगे, एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे प्लस वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट। और अगर हमें इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। अगर वेक्टर बी दिया जाए तो बी वाई ओवर बी एक्स, और अगर वेक्टर एफ दिया जाए तो एफ वाई ओवर एफ एक्स। यानी कि दोनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड का आपको पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। एमसीक्यू है द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल थीटा ऑफ 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज। एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन और वह फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। उसका वाई कंपोनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था
कि y कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो है ay इज इक्वल टू a sin थीटा। लेकिन ये तो जनरल फार्मूला है, हमारे केस में फोर्स है तो हम लिखेंगे Fy इज इक्वल टू f sin थीटा। F यहाँ पर मैग्नीट्यूड है जो हमें 15 न्यूटन दी गई है, थीटा जो है वो 90 डिग्री हमें दिया गया। इस फार्मूला में वैल्यूज ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 15 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ वेक्टर a of magnitude 10 न्यूटन makes an angle of 30 डिग्री with y axis then find its x component। एक वेक्टर a है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और वो y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। हमें इसका x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे ax इज इक्वल टू a cos थीटा। वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया गया है। जब हम इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.66। अगर आप भी इसी मेथड से सॉल्व करने जा रहे थे तो बिल्कुल रॉन्ग जा रहे थे। कैसे? याद करें, हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर है वो एंगल थीटा बनाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन स्टेटमेंट में हमें जो एंगल दिया गया है वो दिया गया है कि वेक्टर ए एंगल बना रहा है विद वाई एक्सिस, लेकिन हमें एंगल थीटा चाहिए, ये थीटा नहीं है। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनके दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से हम 30 डिग्री को माइनस कर दें तो एंगल थीटा जो है उसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसी फार्मूला में आपने 30 के बजाय 60 पुट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 5 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर। एक वेक्टर जो है उसके मैक्सिमम कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3 इनफाइनाइट। वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर्स को। सपोज करें कि हमारे पास एक नंबर है 8, इसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, 1 और 7। अगर 1 और 7 को मैं ऐड करूं तो दोबारा मेरे पास 8 बन जाएगा, तो इसका मतलब है 1 और 7 दोनों 8 के कंपोनेंट हैं। इसी तरह मैं 2 और 6 को ऐड करूं तो मेरे पास 8 बनेगा, 3 और 5 को ऐड करूं तभी 8 बनेगा, 4 और 4 को ऐड करूं तब भी 8 बनेगा। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बन जाएंगे। लेकिन ये बात थी स्केलर्स के लिए। हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेक्टर्स के बारे में। सपोज करें कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर ए के ये 2 कंपोनेंट हैं। इसी तरह ये हमारे पास वेक्टर है, इस वेक्टर ए के ये भी 2 कंपोनेंट हैं और इसी तरह इस वेक्टर के ये भी 2 कंपोनेंट हैं और इसी तरह ये भी 2 कंपोनेंट हैं। आप इस तरह के एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी इनफाइनाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के कम से कम कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? 1 2 3 इनफाइनाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 2। कम से कम 2 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर। प्रीवियस एमसीक्यू में आपने डिस्कस किया था मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लेकिन इसमें चेंज क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि एक वेक्टर के मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3 इनफाइनाइट। हमारे पास मिनिमम जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में होगा, दूसरा वाई एक्सिस में होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 1 2 3 इनफाइनाइट। और ये स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सिस होते हैं वो 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जी एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस के दरमियान एंगल जो है वो 90 होता है। तो मैक्सिमम हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नंबर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन इज। प्लेन में एक वेक्टर को कितने एंगल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ऑप्शन है 1 2 3 4। सॉल्यूशन में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन क्या है। तो सबसे पहले तो हम जरा प्लेन को डिस्कस करते हैं कि प्लेन क्या है। सपोज करें कि एक बटरफ्लाई जो है वो एक दीवार पर बैठी हुई है। मैं इस बटरफ्लाई का एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि बटरफ्लाई एग्जैक्ट किस जगह पर है। सबसे पहले मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने चाहिए। मुझे मालूम है कि अगर मुझे इस बटरफ्लाई तक पहुंचना है तो अगर मैं इस दीवार पर थोड़ा एक्स एक्सिस में जाऊं और फिर वर्टिकल वाई एक्सिस में जाऊं तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि इस तितली का जो एड्रेस है उसके लिए कितने पॉइंट जरूरी हैं? तो आप कहेंगे कि 2 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और फिर ये वेक्टर बनाऊंगा। ये वेक्टर सिर्फ 2 पॉइंट से मिलकर बना है, यानी इस वेक्टर के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 एक्सिस
यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट है। ऐसा वेक्टर जो सिर्फ दो एक्सिस से बन जाए उसे हम बोलते हैं कि ये 2D वेक्टर है या प्लेन वेक्टर है। और ऐसी फ्लैट सरफेस जिसमें सिर्फ दो एक्सिस हों प्लेन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था प्लेन के बारे में। अब हम दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। नंबर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन इज। प्लेन में एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एंगल्स की जरूरत है? इसका आंसर है डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एंगल थीटा which the vector makes from positive x axis in anti-clockwise direction। 3 पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर याद रखने हैं कि वेक्टर एक एंगल थीटा बनाएगा इसके साथ with positive x axis in anti-clockwise direction। So correct option is A, 1 angle। Next MCQ, number of angles represent the direction of a vector in space is। स्पेस में अगर कोई वेक्टर है उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एंगल्स की जरूरत है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। मेरे स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर ये वर्ड स्पेस है, हमें जानना है कि ये स्पेस क्या है। स्पेस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यानी कि एक खला को आप समझ रहे हैं कि वो स्पेस है, हम उस स्पेस की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस क्या है। इसके लिए हमें इस एनिमेशन को देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर से इमेजिन करें कि ये एक बटरफ्लाई है और अब की बार ये दीवार पर बैठी नहीं है बल्कि दीवार से थोड़े डिस्टेंस पर उड़ रही है और मैं इस बटरफ्लाई तक पहुंचना चाहता हूं। आपको मालूम है कि पहले तो मेरे पास एक्सिस होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ मुझे एक और एक्सिस चाहिए होगा। बताता हूं कि क्यों। अब जरा देखिए कि मैं एक्स एक्सिस में गया और फिर ऊपर वाई एक्सिस में गया। मैंने देखा कि मैं वाई एक्सिस में भी चला गया हूँ लेकिन मैं तितली तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब है दो कोऑर्डिनेट्स काफ़ी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस प्लेन यानी कि दीवार से बाहर को ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि जी एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर मैं तितली तक पहुंचूंगा। इस सूरत में इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हुए, एक्स एक्स एक्सिस का, वाई वाई एक्सिस का और जी जी एक्सिस का एड्रेस बताएगा। और ऐसा वेक्टर जो इस बटरफ्लाई तक पहुंचने के लिए मैं ड्रॉ करूंगा, ये 3 एक्सिस या 3 कोऑर्डिनेट्स की मदद से ड्रॉ हुआ है। इसे मैं 2D वेक्टर नहीं कह सकता, इसे मैं 3D वेक्टर कहूंगा। और इसका एक और नाम है स्पेस वेक्टर। स्पेस से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये वेक्टर स्पेस में बनता है। ऐसा नहीं है, बल्कि यह स्पेस वेक्टर इसलिए है क्योंकि ये 3D वेक्टर है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ एंगल्स देखेंगे तो इसका एक एक्स एक्सिस से बनेगा, एक वाई एक्सिस से और एक जी एक्सिस से बनेगा, और इनको हम अल्फा, बीटा और गामा का नाम देंगे। तो 2D वेक्टर के लिए सिर्फ एक एंगल थीटा चाहिए था, लेकिन इसके लिए हमें 3 एंगल चाहिए, अल्फा, बीटा और गामा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट MCQ, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज। 2 फोर्सेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन जबकि दूसरी की मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक्ट हो रही हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 70 न्यूटन, 10 न्यूटन। इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इन दो वेक्टर्स की, एक वेक्टर ए है जबकि दूसरा वेक्टर बी है, इनको अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करें तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास आर बनेगा। और इस आर का जो फार्मूला है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास इनका रिजल्टेंट आर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इस रिजल्टेंट आर की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फार्मूला है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड होल स्क्वायर रूट। कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, उनमें से आपने पहले वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, उसका भी स्क्वायर, प्लस 2, और वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी कि पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, उन दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, और साथ आपने cos थीटा, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल आप लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। अगर हम तमाम वैल्यूज यहाँ पर इस फार्मूला में ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी। अब यहाँ पर कुछ चंद स्पेशल केसेस हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो तब यही फार्मूला क्या बन जाएगा? अगर आप cos 0 की वैल्यू पुट करें तो 1 आ जाएगी और ये फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा।
उसके बाद अगर गौर करें तो हमारे पास यही फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस बी। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये सारा फार्मूला इसमें वैल्यूज ऐड करें, आप दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उन दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी और मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, या हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल या ऑपोजिट हैं, तब यही फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर आप इसको मजीद मॉडिफाइड फॉर्म लिखें तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर रह जाएगा a माइनस बी। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे या उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा, तो दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का आपने डिफरेंस ले लेना, और डिफरेंस लेने से आपके पास जो उनका आंसर आएगा वो हमारे पास मिनिमम रिजल्ट होगा। थर्ड केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों या उनके दरमियान एंगल 90 हो, तो cos 90 की वैल्यू पुट करें तो cos 90 0 के बराबर होता है, तो 0 ऐड करने से ये वाला फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री हो, और अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 पुट करें तो cos 60 बराबर होता है 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यही फार्मूला मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये चार केसेस हैं, चार फार्मूलाज हैं, बजाय इसके कि आप इस फार्मूला में बार बार वैल्यूज ऐड करें तो आप इन फार्मूलाज को इन शॉर्ट वे में यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू था द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज, कि अगर दो फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है और 40 न्यूटन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल से मुराद है कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 70 न्यूटन, 10 न्यूटन। स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ आते हैं। दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री, और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है वो ये है कि दोनों की मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दें। 40 प्लस 30 आंसर आ जाएगा 70 न्यूटन, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर इज। बोला गया है कि दो फोर्सेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है जबकि दूसरी की मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है, और अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट होगा 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 70 न्यूटन। प्रीवियस एमसीक्यू और इस एमसीक्यू में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस एमसीक्यू में दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल थी, एंगल 0 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंगल 90 डिग्री है। तो जब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जा सकता है इस फार्मूला की मदद से। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इनको दोनों को ऐड करें और स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज। दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड ए है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा वो है a 2a स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 90 डिग्री होगा, और जब एंगल 90 डिग्री हो तो फार्मूला अप्लाई होता है r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड a है, यानी कि आप a की जगह पर भी a लिखेंगे और b की जगह पर भी a लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एक्ट परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, रिजल्टेंट विल बी। बोला गया है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स की मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन है
जबकि दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या होगा? 33 न्यूटन, 14 न्यूटन, 18 न्यूटन, 25 न्यूटन। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एंगल होगा 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री हो तो फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16 का स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक की मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है जबकि दूसरी की मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन। अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट आता है 7 न्यूटन। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज। अब आपने बताना है कि उन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना होगा। पहले आप लोगों को एंगल दिया जाता था और रिजल्टेंट पूछा जाता था, लेकिन इस एमसीक्यू में स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है कि आप लोगों को रिजल्टेंट दिया गया है जबकि आपसे पूछा गया कि उन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि दो फोर्सेस हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7 न्यूटन। तो याद करें उस फार्मूला को जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके। जब दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7। तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि एंगल होगा 0 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज डबल ऑफ आइदर फोर्स, एंगल बिटवीन देम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बोला गया है कि दो फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक फोर्स F है तो दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड भी F है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड का डबल है। यानी कि अगर हम F में F को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास आता है 2F। आपने ये बताना है कि दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। और ये फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी हम दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर देते हैं तो ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिजल्टेंट ऑफ 8 न्यूटन एंड 5 न्यूटन कैन बी। दो फोर्सेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है जबकि दूसरी की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है? 2 न्यूटन, 14 न्यूटन, 15 न्यूटन, 6 न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए बोला गया कि इनका रिजल्टेंट कैन बी, हो सकता है, ये नहीं बोला कि यही होगा। इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखनी है। प्रीवियस एमसीक्यूज हम लोगों ने जो 5 डिस्कस किए उनमें सिचुएशन क्या होती थी कि दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दी गई होती थी और एक हमें एंगल दिया गया होता था, तो तब हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता था। लेकिन इस केस में हमें दोनों की मैग्नीट्यूड दी गई है, अब यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया गया। अब इस केस में क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम एक रेंज फाइंड आउट करेंगे कि अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हुए तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो रिजल्टेंट जो है वो होगा 30 न्यूटन। और अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। इसका मतलब है हमारा जो रिजल्टेंट है उसकी रेंज क्या है? 3 न्यूटन से 30 न्यूटन। कि इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा या तो वो रिजल्टेंट 3 न्यूटन हो सकता है, या वो 13 न्यूटन हो सकता है, या वो इन दोनों के दरमियान कहीं हो सकता है, यानी कि 4 न्यूटन हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है और 13 न्यूटन भी हो सकता है। 3 से 13 न्यूटन के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या इस रेंज में आ रहा है। 2 न्यूटन जो कि 3 न्यूटन से कम है, नहीं हो सकता। उसके बाद बात कर लेते हैं 14 न्यूटन की। 14 न्यूटन जो है वो 13 न्यूटन से ज्यादा है, ये ऑप्शन भी इस रेंज में नहीं आ रहा। 15 न्यूटन, 15 न्यूटन भी 13 न्यूटन से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी इस रेंज में नहीं आ रहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 6 न्यूटन। क्योंकि 6 न्यूटन जो है वो 3 न्यूटन और 13 न्यूटन इन दोनों के दरमियान है, इस रेंज में आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 6 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द रिजल्टेंट ऑफ 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। डियर स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा, प्रीवियस एमसीक्यू में पूछा गया था कि दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दी गई हैं तो उनको अगर हम ऐड करें तो रिजल्टेंट हो सकता है
जहाँ पर लिखा था कैन बी, लेकिन अब यहाँ पर लिखा गया है कैन नॉट बी। तो अगर हम ऐड करें तो इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता? पहले हमने उस ऑप्शन को चूज करना था जो हो सकता था, अब हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो इनका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन है 20 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, 6 न्यूटन। दोबारा से वही मेथड अप्लाई करेंगे। हमें ये नहीं पता कि ये दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पर हैं या इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल है। जब इस तरह की कोई सिचुएशन दी गई हो तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 18 न्यूटन। और अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 2 न्यूटन। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसकी रेंज क्या है, 2 न्यूटन से 18 न्यूटन तक। इनका जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन हो सकता है, 18 न्यूटन हो सकता है। 2 और 18 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 18 तक, वो इसके रिजल्टेंट हो सकता है। लेकिन हमने किसको चूज करना है? कैन नॉट बी, वो ऑप्शन चूज करना है जो इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता, यानी कि जो इस रेंज में नहीं आ रहा। ऑप्शन है 20 न्यूटन 18 न्यूटन से बड़ा है, तो इसका मतलब है जो पहला ऑप्शन है वही हमारा आंसर है कि 20 न्यूटन जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बी की बात करें, 12 न्यूटन है, तो 12 न्यूटन 2 और 18 की रेंज के अंदर आ रहा है। 15 न्यूटन वो भी इस रेंज के अंदर आ रहा है, जबकि 6 न्यूटन भी इस रेंज के अंदर आ रहा है। लेकिन हमने किसको चूज करना है? कैन नॉट बी, वो ऑप्शन चूज करना है जो इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा। दो तरह से एमसीक्यू आता है। एक आपसे पूछा जाएगा रिजल्टेंट कैन बी, आपने उस ऑप्शन को चूज करना है जो इस रेंज में आ रहा है। दूसरी बार आपसे पूछा जा सकता है कैन नॉट बी, कि आपने उस ऑप्शन को चूज करना है जो इस रेंज में नहीं आ रहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, if magnitude of vector a plus b is equal to magnitude of vector a minus b, then angle between vector a and b। इन शॉर्ट ये बोला गया है कि अगर हम वेक्टर a और b को ऐड करें, ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी अगर हम इन्हीं दो वेक्टर्स का डिफरेंस लें, यानी कि a माइनस बी करें, तो a माइनस बी करने से जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड लें तो दोनों वेक्टर्स के सम की मैग्नीट्यूड बराबर होगी दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस की मैग्नीट्यूड के बराबर। और ये कब हो सकता है? जब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा। कौन सा? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। लिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू उठाया गया है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से। स्टेटमेंट क्या है उसकी? शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। इन शॉर्ट, अगर आसान अल्फाज में मैं कहना चाहूँ कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है जबकि दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, यानी कि इनकी लेंथ आपस में बराबर है, और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपने साबित ये करना है कि अगर वेक्टर ए और बी इक्वल लेंथ के हों और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अगर हम इनको ऐड करें तो ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा या इनका जो सम होगा वो बराबर होगा किसके? कि अगर हम a माइनस बी करें, यानी कि a और b का डिफरेंस लें, या आप कह सकते हैं कि आप a में ऐड कर दें माइनस b को, तो तब इनका जो रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट होगा वो असल में इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस लेने से जो रिजल्टेंट आएगा और ऐड करने से या सम करने से जो रिजल्टेंट आएगा, वो दोनों रिजल्टेंट आपस में बराबर होंगे। कब? अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। बोला गया है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें और ऐड करने से जो रिजल्टेंट आए उसकी मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर आए, तो ए और बी के दरमियान एंगल हो सकता है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू भी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से उठाया गया। उस शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड? कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, हम उन दोनों को किस एंगल पर कंबाइन करें, किस तरह से जोड़ें? Were to be combined to give a resultant equal to a vector of the same magnitude। कि अगर हम इनको कंबाइन करें तो कंबाइन करने से जो रिजल्टेंट आए या जो रिजल्ट आए वो भी इन्हीं के बराबर आए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि अगर हम
इन दो वेक्टर्स को साइड्स बनाने किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर इस ट्राइंगल की इस साइड की बात करें, ये साइड जाहिर कर रही है वेक्टर ए को, ये साइड जाहिर कर रही है वेक्टर बी को, और हम लोगों ने हेड टू टेल रूल की मदद से इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, तो इनका जो रिजल्टेंट है पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट करेंगे और दूसरे वेक्टर के हेड तक ले जाएंगे, तो ये आएगा रिजल्टेंट। तो ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, या आप कह सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इन्हीं के बराबर है। तो तब ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा? तो यहाँ पर देखें, इनके अगर इंटरनल एंगल की बात करें तो इंटरनल एंगल जो है वो है 60 डिग्री। अगर हम इस वेक्टर ए को यहाँ से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ले जाएं, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो बनेगा 60 और 60 टोटल बन जाएगा 120 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i hat minus 3j hat plus 4k hat and vector b is equal to minus 2i hat plus 3j hat minus 4k hat, then vector a and b are। इस एमसीक्यू में हमें वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है और वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है, और पूछा गया कि वेक्टर ए और बी दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल, इक्वल। सॉल्यूशन है, वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बोला गया है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हों तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। या आसान अल्फाज में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए को देखा जाए तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, जबकि वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, जबकि वेक्टर बी का जो वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, और वेक्टर ए का जो जी कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, जबकि वेक्टर बी का जो जी कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। अगर आप इन दोनों के कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करें, इसका जो कंपोनेंट नेगेटिव है वेक्टर बी का वो कंपोनेंट पॉजिटिव है, और जो कंपोनेंट वेक्टर ए का पॉजिटिव है वो कंपोनेंट वेक्टर बी का नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।